ओके एवरीवन, पहला तो है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से किसी किसी चैप्टर में होता है कि कुछ डाउट रहता है कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो इस चैप्टर से अपितु ये कंफर्म है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख के और सिग्नेचर कर सकता हूँ। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके नीट में, तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रखा हुआ है। और 3 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आप थोड़ा सा लेस एफर्ट में बना के आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन 3 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरेस्टिंग है। तो ये सोचकर भी इस चैप्टर को अच्छा करना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत जगह एप्लीकेशन हो जाता है, तो रेडॉक्स और केमिकल बॉन्डिंग का भी बहुत जगह एप्लीकेशन रहेगा। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत बड़ा रेंज कवर करेंगे, मतलब ओल्ड थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, एमओटी, वीवीटी, हाइब्रिडाइजेशन, बैक बॉन्डिंग, एक्सेप्शनल बॉन्डिंग, बिग बॉन्डिंग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना भाई भार्गव, और उसको जितना भी हो सकता है एटसेट्रा, हर एक चीज़ आएगा। तो बहुत बड़ा रेंज है। इसमें मुझे भी टाइम लगेगा, कम से कम कितना भी फास्ट रहूँगा तो 16 क्लास तो लगेगा। बहुत फास्ट रहा तो, थोड़ा आराम से चला तो 20 क्लास भी लग सकता है। और इतना लगना भी चाहिए, इससे कम करूँगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक इसमें आ गया है। एनीवे, तो इस चैप्टर को एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि व्हाई एटम्स कंबाइन एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम आपस में कैसे कंबाइन होता है और क्यों कंबाइन होता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पहले यही होगा ना कि कैसे बॉन्डिंग होता है। तो कैसे बॉन्डिंग होता है उसमें हो जाएगा टाइप ऑफ बॉन्डिंग, और क्यों बॉन्डिंग करता है एटम्स, तो उसके पीछे का रीजन देख लेंगे। लिखिए क्वेश्चन। अब बात मत करो भाई, प्लीज बात नहीं करना है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम लोग पहले इसका देखते हैं, व्हाई एटम्स कंबाइन, राइट। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ अब चलेगा। मतलब ये जस्ट एक थ्योरी बता दिया कि हम दिमाग में आएगा ना कि जैसे सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, राइट। हाँ, इसमें फजन्स रूल भी आ जाएगा, फिर आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी भी आ जाएगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी आ जाएगा, बहुत सारा थीम है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बात मत कीजिएगा स्टूडेंट, पहला क्लास है, किसी भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से ही उस चैप्टर का माहौल बनता है। पहला कॉन्सेप्ट है एनर्जी कॉन्सेप्ट। देखिए कई जगह है, और पीछे देखिएगा। आप लोग स्टूडेंट एक साथ ऐसे बैठिएगा, गर्ल्स लोग, ताकि जगह संडे इस दिन का क्लास के लिए, ताकि जगह मिलते रहे। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। आप दोनों इस बेंच पे आइए, तो थोड़ा जगह दे दीजिए स्टूडेंट। सब लोग एक एक बेंच पे बैठोगे भाई, तो फिर तो मेरे पास 20, 10, 15 ही बच्चा ही बैठ पाएगा। एक बेंच पे कम 4-5 लोग बैठो। आके यहाँ पे बैठिए। चलिए यहाँ देखिएगा, आज अभी एक जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। 2 एटम के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, और एटम का बीच का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं मेनली,
तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस उसका सेंटर से सेंटर मेजर करेंगे मोटा मोटी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? बॉन्ड बना ही नहीं है। बॉन्ड बन भी सकता और नहीं भी बन सकता है, फिर भी तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? करेक्ट है। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम को बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलना है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एग्री? अब एक मिनट, सपोज कीजिए कि दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑलरेडी, बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, बॉन्ड बन चुका, राइट? तब भी तो इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही बोलेंगे, राइट? जब बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज द स्पेशल केस ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये भी क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो उस टाइम पे दो एटम के बीच का डिस्टेंस को हम लोग, व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, तो उस टाइम पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड लेंथ। आप कंफर्टेबल हो? अब थर्ड पॉइंट, अब क्लास स्टार्ट हो गया स्टूडेंट, एक ही बात देख लो भाई, फैन चालू करना है तो मैं 1 मिनट टाइम का टाइम दूंगा, बीच क्लास में इंटरप्ट मत करते रहिएगा। चलिए यहां देखिएगा, दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देन हाउ मेनी फोर्सेज आर ऑपरेटिंग? तो दो एटम के बीच में जब आपस में कंबाइन होने के लिए आ रहा है, राइट? तो दे आर फोर टाइप ऑफ फोर्सेज आर ऑपरेटिंग, 4 टाइप का फोर्स लगते रहता है। इस एटम का, मैं हाइड्रोजन लेकर ही समझा रहा हूं, इस एटम का इलेक्ट्रॉन, इस एटम का इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन लगेगा। बोलिए यस। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच का, न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा हूं, न्यूक्लियस इसको मान लीजिएगा, रिपल्सन। एग्री? इस एटम का इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और फिर उल्टा कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, अट्रैक्शन रहेगा। करेक्ट है? इसका मतलब व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, देन हाउ मेनी फोर्सेज आर ऑपरेटिंग? देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेज ऑपरेटिंग, 2 रिपल्सन का, 2 अट्रैक्शन का। मैंने ये नहीं बोला कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट समझाने के लिए सबसे इजिएस्ट वन लूंगा, राइट? और 2 रिपल्सन है और 2 अट्रैक्शन है और फिर भी पास आ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि डैम श्योर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर देन रिपल्सन। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरऑल अट्रैक्शन रिपल्सन से ज़्यादा रहा होगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा रहता और अट्रैक्शन कम रहता तो पास आता क्या, या दूर जाता? दूर जाता। तो
हम लोग एनर्जी ऑफ फोर्स के टर्म में एक ऑब्जेक्टिव तो बना लिया, लिखिए एक लाइन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन force of attraction greater than force of repulsion, force of attraction greater than force of repulsion. Agree? Okay everyone. केमिस्ट्री में दो, अच्छा एक मिनट, केमिस्ट्री में दो एटम के बीच का इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में दो एटम के बीच का इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है कि जब उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑपरेट, एक एटम दूसरे एटम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, और वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मान सकते हो। इनफाइनाइट डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कि इफ टू एटम्स आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, बट इन्फिनिटी का भी किसी के रिलेटिव होता है, राइट? तो केमिस्ट्री में इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बहुत बड़ा कंटेनर हो, दो एटम अलग अलग कॉर्नर में हो, नॉट लाइक दैट। वहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस ये मानेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का फार्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ाए हैं आप लोग को। Q1 Q2 का मॉडुलस बाई आर स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, राइट? अब अगर R टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो फोर्स बिकम्स 0। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ाए होंगे स्टूडेंट, पक्का पढ़ाए हैं भाई, ये तो बोर मॉडल में वही पढ़ाए थे। और यहाँ पे आपको बोला गया था कि Q1 Q2 का वैल्यू अलजेब्रिकली पुट कीजिएगा, करेक्ट है? तो मान लेते हैं कि इनियस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन बी सपोज दैट, और ये नेचर का रूल है स्टूडेंट, कि जब तक अट्रैक्शन रहेगा, अबे 12 प्रूफ नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले इसको लिए थे, दो चार्ज पार्टिकल, और आप लोग जानते होंगे नेचर का रूल है अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी कम, करेक्ट है? और अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा। अब एक मिनट, यहाँ देखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म में हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि इनिशियली दोनों एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसके बीच में ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्सन होगा, ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलेंगे? 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 मान कर चलेंगे, करेक्ट है? और एक मिनट आगे चलकर स्टूडेंट, मैं वर्क पावर एनर्जी में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। और आप में से कुछ लोग नाम सुने होंगे कंजर्वेटिव फोर्स, फील्ड फोर्स का ही नाम कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जहाँ भी जिस फोर्स के आगे फील्ड लगा हुआ हो, ऑल आर कंजर्वेटिव। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और हर फील्ड फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में, बट वहाँ अभी के लिए ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ नेगेटिव साइन, तो उस कंजर्वेटिव जिस फोर्स के वजह से, तो अभी आप मोटा मोटी कूलम्बिक फोर्स ही मानिए। कूलम्बिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्ज पार्टिकल का फोर्स, तो उसको आप फील्ड फोर्स मान सकते हो।
तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ नेगेटिव साइन, तो इसको बोलते हैं स्लोप। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकली इट इज कॉल्ड स्लोप। तो विथ नेगेटिव साइन मिलेगा फोर्स रेडियल कंपोनेंट। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? रेडियल कंपोनेंट। ये पढ़ेंगे हम लोग बहुत बढ़िया से, लेकिन अभी के लिए उसे थोड़ा सा चाहिए इसका हेल्प, राइट। इसका मतलब है कि जहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा वहां पे फोर्स जीरो हो जाएगा। बस अभी रट लो भाई, राइट। जहां पे स्लोप जीरो वहां पे फोर्स, आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स हो जाता है, राइट। एनीवे, तो ए है मेरा आर, और यहां पे हम लोग कौन सा आर का बात कर रहे हैं? आर है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन। तो यहां पे आर मेरा क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इनिशियली बिफोर, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, इनिशियली बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन वी सपोज दैट बोथ एटम्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो दोनों एटम अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आर इन्फिनिटी रहेगा, तो देर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, ना ही अट्रैक्शन ना ही, तो उस टाइम पे ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन है, तो कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन का वजह चार्ज है, क्या है? अट्रैक्शन और रिपल्सन का वजह अगर चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ पर 4 टाइप का फोर्स दिखाए थे, उन सारे फोर्स में वजह क्या था? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन का वजह चार्ज पार्टिकल है और वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब इनिशियली दो एटम के बीच में एनर्जी क्या है? जीरो है। और उसके बाद दो एटम पास आ रहा है, किस बात के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। तो मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा फोर्स किस पे भारी पड़ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन। तो आप बोलिए, रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ेगा और अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी घटेगा, तो कौन भारी है, कौन ज़्यादा है? तो अब बताइए, एनर्जी बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? अट्रैक्शन अगर डोमिनेट हो रहा है तो एनर्जी, तो अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो लेवल पे है। इसका मतलब है कि इनिशियली ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन का इनिशियल सिचुएशन में व्हेन बोथ एटम्स आर सेपरेटेड बाय एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उस टाइम पे जहां जगह मिलता है बैठ जाओ भाई, उस टाइम पे दोनों एटम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं, राइट। करेक्ट है। और ये मेरा आर क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। करेक्ट है। मतलब यहाँ पे और हम लोग दो एटम लेकर काम कर रहे हैं, करेक्ट। बट इन्फिनिटी तो हम लोग देखे नहीं हैं। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में एनर्जी का ग्राफ ए मिलता है बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में, राइट। और हम लोग कैसे आ रहे हैं? हम लोग बॉन्ड तोड़ रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं? तो आर इधर जाएं ग्राफ में या उधर से इधर आए? इधर से अगर आने का मतलब क्या है कि रेडियस डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो होगा क्या? दो एटम के बीच डिस्टेंस जीरो हो तभी होगा जो फ्यूज कर गया और टू एटम्स बिकम ये नहीं मैं वो बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल फ्यूजन का प्रोसेस होता है सन में। अर्थ पे तो बहुत इम्पॉसिबल जैसा है, बट सन में तो होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बन रहा है। फ्यूजन का प्रोसेस होगा। फ्यूजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब मिलाना, जोड़ना, राइट, फ्यूज कर देना। बट यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो केमिकल बॉन्डिंग में तो एक कभी नहीं होगा, राइट। कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा ही, जिसको हम लोग आगे चलकर अगर बॉन्ड लेंथ बोलेंगे तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं। हम लोग इनिशियली बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो जब बॉन्ड बनाने का इनिशियल सिचुएशन था तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? इन्फिनिटी।
अब दोनों एटम पास आ रहा है, किसका बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का कम। तो अगर दोनों एटम आपस में क्लोज आ रहा है, पास आ रहा है, राइट, तो पास आ रहा है तो कौन सा फोर्स किस पे भारी पड़ रहा है? अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन। और इनिशियल एनर्जी क्या था? 0। तो अगर अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन, इसका मतलब है कि एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? पहले एनर्जी क्या है? 0। अब एनर्जी घट रहा है, घटने का पीछे का वजह क्या है? अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन, करेक्ट है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता है, करेक्ट है। तो जहां पे एनर्जी, इस ग्राफ को देखो भाई, आप बताओ किसमें एनर्जी कहां पे मिनिमम है? बोलिए वर्टेक्स पे कहां पे मिनिमम है? इससे नीचे ग्राफ गया है क्या? नहीं गया है, करेक्ट है। तो यहां पे एनर्जी क्या है? मिनिमम है, करेक्ट है। और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी, एक मैं एनर्जी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जहां पे ग्राफ डायरेक्ट आया हुआ है, कम से 5 बार रिपीट हुआ है ये ग्राफ, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, करेक्ट है। आपको PYQ फॉलो कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो जहां पे एनर्जी मिनिमम हो जाता है, when two atoms are approaches towards each other for the process of bond formation, तो जहां पे एनर्जी मिनिमम हो जाएगा वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। वहां पे क्या मानते हैं? कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, करेक्ट है। और एक मिनट, जहां पे बॉन्ड, ध्यान सुनो भाई, तो जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इस पॉइंट पे जो R0 है वो क्या है? फिर से बोलिएगा सर। R है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो R0 भी क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बट जहां पे इस पॉइंट का जो R0 रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। द पॉइंट वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, देन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिकम्स व्हाट? बॉन्ड लेंथ। तब उस टाइम पे जो R0 रहेगा वो क्या रहेगा मेरा? बॉन्ड लेंथ। तो अब बताइए, पॉइंट, ध्यान सुनना भाई, पॉइंट A से B तक आने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? और ध्यान से सुनना भाई, पूरे केमिस्ट्री में ऑलवेज मैं ये बोलते रहूंगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नो एक्सेप्शन। अगर कोई आज के बाद बोलता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां देखिए, बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बॉन्ड एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। तो बॉन्ड एनर्जी का साइन प्लस भी हो सकता है और जाग जाओ भाई, बॉन्ड एनर्जी का साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, करेक्ट है। इसका मतलब है कि जब बॉन्ड बनते रहेगा, बॉन्ड जब बनते रहेगा तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज करेगा। तो बॉन्ड बजा, बॉन्ड जब बनना स्टार्ट हुआ तो यहां से यहां आ रहे हैं, बॉन्ड जब बनना स्टार्ट हुआ तो हम लोग कहाँ आ रहे हैं? 0 से निगेटिव की तरफ आ रहे हैं। एक ग्राफ पॉजिटिव में गया या निगेटिव? निगेटिव में क्यों गया ग्राफ स्टूडेंट? सर इनिशियली जब बॉन्ड बनाने के लिए चले तो उस टाइम पे एनर्जी 0 था, अब एनर्जी घट रहा है क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेट है रिपल्सन पे। इसका मतलब A से B तक अगर जा रहे हो, कहाँ से कहाँ तक? तो A से B तक का प्रोसेस क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 एटम, मेरा सिस्टम क्या है? एक मिनट, सिस्टम किसे बोलते हैं स्टूडेंट? आप लोग तो थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम इतना बनाए होंगे। तो सिस्टम वो है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, द सिस्टम विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, राइट। देखते हैं सिस्टम बनाने के लिए FBD के लिए ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, कहाँ पे रखा हुआ उसको हटा देते हैं, फ्री करते हैं सारे फोर्स से और फिर फोर्स दिखाते रहते हैं, राइट। हम लोग एक, ध्यान सुनो भाई, व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी? नाम ही बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी क्या होता है स्टूडेंट? फ्री बॉडी क्या होता है? ड्रॉ करते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम।
मेरा क्वेश्चन है फ्री बॉडी क्या होता है? इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसमें डायग्राम हटा दिया, फ्री बॉडी बोल दिया। वैसा यूनिवर्स में कोई वैसा बॉडी जो यूनिवर्स में किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो, देर इज नो एनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी। वैसा कोई बॉडी यूनिवर्स में है ही नहीं। वैसा कोई बॉडी है क्या जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो? कोई नहीं, कोई फोर्स तो लग ही रहा है नेचर में, राइट? तो क्या कोई बॉडी फ्री बॉडी है? तो आइडियली हम लोग पेपर पे फ्री बॉडी बना लेते हैं, जिसपे कोई फोर्स नहीं, या फिर एक एक करके फोर्स दिखाते हैं। इसलिए नेचर में तो कोई फ्री बॉडी है ही नहीं, राइट? डिफिनेशन कॉन्क्रीट होना चाहिए स्टूडेंट। एनीवे, तो ए से बी तक का प्रोसेस क्या क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी का डायग्राम ऊपर जा रहा है या कम हो रहा है? कम होने के पीछे का वजह क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, इस जोन में ए से बी तक, यहाँ भी इधर जाएंगे नहीं, बट एक जोन रखेंगे, ठीक है? समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जाना पड़े। तो ए से बी तक का प्रोसेस में, ए से बी तक में क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस जोन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। एग्री? इसका मतलब ए से बी तक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन है, करेक्ट है? तो मान लेते हैं कि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्सन से ज्यादा है, और यहां पे देखो भाई, आए किसका डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं? यू वर्सेस आर का। यहां पे स्लोप क्या होगा? यहां पे स्लोप डी यू बाई डी आर, इंस्टेंटेनियस स्लोप बिकम्स व्हाट? तो अभी जस्ट एक फार्मूला बोले थे कि अभी के लिए ट्रस्ट कर लो भाई। तो यहां पे फोर्स क्या होगा? माइनस इंटू जीरो, जीरो ही तो होगा। माइनस इंटू जीरो माइनस थोड़े हो जाएगा। जीरो का तो कमाल है, जिसमें मल्टीप्लाई करो जीरो कर देगा। तो ये फोर्स, अरे कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स, राइट? दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, आपसे पूछा जाएगा व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया वहां पे क्या रहता है? तो जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो दोनों एटम के बीच में नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? और कौन कौन सा फोर्स लग रहा था स्टूडेंट? अट्रैक्शन का भी लग रहा था और रिपल्सन का भी। तो इस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू व्हाट? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्यों? करेक्ट है, लिख लीजिए। एट पॉइंट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। रीजन क्या बोलिएगा स्टूडेंट? कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। अभी के लिए इस फार्मूला को आप रट लो स्टूडेंट, बाद में बार बार में। हाँ, यस। ड्यूरिंग, यहां देखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन, मैं लिखवाऊंगा इसको, इस पे आ रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नो एक्सेप्शन। इसके पीछे डायग्राम बता, मैं नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट, यहां देखिएगा डायग्राम बता रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बी से ए जाएंगे या ए से बी जाएंगे? ए से बी जाएंगे। इनिशियली एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ए से बी पे जा रहे हैं, तो एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है? और कितना अमाउंट से कम हो गया स्टूडेंट? इतना अमाउंट से एनर्जी कम हो गया। ये देखिएगा, पहले एनर्जी क्या था? जीरो। और डिक्रीज ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। डिक्रीज ऑलवेज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहां पे कोई वैल्यू रहा होगा जिसका मैं नाम माइनस यू नोट दे देता हूं। मैंने वैल्यू क्या बोल दिया? माइनस यू नोट। माइनस क्यों? क्योंकि निगेटिव में है। तो भाई डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है भाई। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। और डिक्रीज ऑलवेज क्या होता है? इनिशियल माइनस। तो इनिशियली क्या था? जीरो। फाइनल क्या है? माइनस यू नॉट। और माइनस माइनस बिकम्स प्लस। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज द ओनली वजह कि जहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन देखिएगा
तो बॉन्ड एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑलवेज नेगेटिव साइन लगाया रहता है, और केमिस्ट्री में एनर्जी में अगर नेगेटिव साइन लगा रहे हैं मतलब रिलीज हो रहा है। केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो और एनर्जी का वैल्यू में अगर नेगेटिव साइन लगाया हुआ है मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है। नेगेटिव साइन एक्सोथर्मिक प्रोसेस को इंडिकेट करता है, इसको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में चैप्टर में है और एनर्जी में पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्री। अब उल्टा चलते हैं स्टूडेंट, ए से बी तक का प्रोसेस क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बी से ए तक जाना है, तो बी से ए तक का मतलब क्या है कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, करेक्ट है। अब यहां देखो भाई, ऐसा तो हम लोग थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिखाए थे कि एक फोटोन आया यहाँ पे बस्ट किया और बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रोमीन मॉलिक्यूल को लेकर मैं काम किया था, अगर आपको याद होगा तो एक्चुअल में क्या रहेगा कि हम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब क्या कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो जब बॉन्ड बन चुका है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड बनने के लिए ए से बी तक आना पड़ा। बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इस लाइन ये जीरो एनर्जी पे थे और यहाँ पे आ गए, तो इसके बीच का गैप को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। और इसमें मैं ना ही फॉर्मेशन टर्म यूज कर रहा हूँ ना ही डिसोसिएशन, क्योंकि दोनों हो सकता है। बी से ए अब उल्टा चल रहे हैं तो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। और आपको बताए थे कि यहाँ से इस सेगमेंट से इस सेगमेंट तक एट्रैक्शन ऑलवेज रिपल्सन से भारी है। तो एट्रैक्शन अगर रिपल्सन ज़्यादा है और फिर भी आपको सेपरेट करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि दो मैग्नेट जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ रखा हुआ है और अट्रैक्टेड है, उसको उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है तो खुद से बढ़ेगा या हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, हम लोग को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब बी से ए तक जाने के लिए खुद से जाएगा या हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। और हम लोग को क्यों वर्क करना पड़ेगा, हम लोग को वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। रिपल्सन ज़्यादा रहता खुद से दूर चला जाता, बट अट्रैक्शन ज़्यादा है इस जोन में, करेक्ट है। तो उस केस में हम लोग यहाँ बी से ए तक लेके जाने में हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। उसी वर्क को क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बी से ए तक में क्या होगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहेगा या एंडोथर्मिक। बी से ए तक में एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा है तो कोई बाहर से दे रहा होगा, तो बाहर से हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं, करेक्ट है। बट बी से ए के बीच का गैप और ए से बी के बीच का गैप मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट है या सेम है, सेम है। इसका मतलब किसी भी दो एटम का बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहता है या सेम रहता है, साइन में जस्ट अपोजिट रहेगा। अपोजिट प्रोसेस ही है, सामने डायग्राम इटसेल्फ, राइट। बी से ए जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन, ए से बी जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। इतना बात समझ में आ गया। तो बी से ए तक जाने का प्रोसेस क्या रहेगा स्टूडेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो आज के बाद पूरे केमिस्ट्री के लिए यहां देखना है, बात मत कीजिए, मजाक में ले रहे हो क्या मेरे क्लास को स्टूडेंट आप लोग। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड डिसोसिएशन ऑलवेज इंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, बॉन्ड डिसोसिएशन इंडोथर्मिक। इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी का दो टाइप हो गया, दो कैटेगरी हो गया। कौन कौन सा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और कौन सा हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन में जस्ट अपोजिट रहेगा। इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, और इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। विदाउट एनी एक्सेप्शन
बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मैं किसी रिएक्शन का बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, ऐसा मत सोचिएगा रिएक्शन के बारे में सब बात कर रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड बनने और टूटने का बात कर रहा हूं, राइट। एक मिनट, किसी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ध्यान सुनो स्टूडेंट, नहीं बच्चे यहाँ पे उसको अलग तरीके से लेंगे, यहाँ देखना है, इसको लिखिएगा नहीं। आप देखते हैं कि किसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जा रहे हैं, तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड होता है। कुछ बॉन्ड टूटता है, कुछ बॉन्ड बनता है, कुछ बॉन्ड टूटता है और कुछ बॉन्ड, अगर यहां से यहां आ रहे हैं और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसका मतलब बॉन्ड बनने में एनर्जी कम रिलीज हुआ और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा चला गया। इस तरफ जो कुछ बॉन्ड टूट रहा होगा, कुछ बन रहा होगा और तब जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। हो सकता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 100 जूल का, तोड़ने में चला गया कितना 100 जूल, और बॉन्ड जब बन रहा था तो 80 जूल ही रिलीज हुआ, तो ओवरऑल मुझे कितने का लॉस हो गया 20, वही वहाँ पे +20 रहेगा। इसलिए रिएक्शन का एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने के कभी मेन रीजन यही है। और थर्मोकेमिस्ट्री में तो हम लोग हीट ऑफ इंथाल्पी रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी भी दिखाते हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के टर्म में आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सिखाऊंगा। चैप्टर का नाम रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। बट हम लोग अब यहाँ पे रिएक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, बस एक पार्टिकुलर बॉन्ड का बात कर रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नो एक्सेप्शन। बॉन्ड डिसोसिएशन ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये भी नो एक्सेप्शन, करेक्ट है। इसका साइन निगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, इसका साइन पॉजिटिव। और जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे कौन कौन सा फोर्स इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और उसके पीछे का वजह क्या है, वहाँ पे U वर्सेस R का वर्टेक्स पे स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, करेक्ट है। अब यहाँ देखो भाई, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली अगर क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया कि मान लेते हैं कि हम लोग पॉइंट बी को से और पास आ गए, पॉइंट बी पे डिस्टेंस क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ के बराबर, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीटेड। पॉइंट बी को क्रॉस करके इधर नहीं जा रहे हैं, पॉइंट बी तक आ गए, और हाइपोथेटिकली अगर सपोज करते हैं कि बी से सी की तरफ बढ़ेंगे तब क्या होगा, तो ए से बी तक कौन सा फोर्स, यहाँ देखिएगा, ए से बी तक कौन सा फोर्स ज़्यादा था, अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा था ऑन रिपल्सन, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, जब नीचे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वैसे वैसे अट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा होगा, रिपल्सन बढ़ रहा होगा, यहाँ पे आके क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जैसे ही यहाँ से और पास आएंगे तो अब न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया। और एनर्जी तभी बढ़ेगा, ओवरऑल एनर्जी तभी बढ़ेगा जब रिपल्सन ज़्यादा रहेगा और अट्रैक्शन, तो बोलो भाई बी से सी तक कौन सा फोर्स बड़ा रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ऐसा कहीं पे डेप्थ में ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पकड़ लेंगे, एक ग्राफ दिखाया रहेगा, इस ग्राफ में पूछा जाएगा ए से बी तक फोर्स का ऑर्डर, तो क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन मोर देन रिपल्सन। बी से सी तक क्या बोलेंगे, रिपल्सन मोर देन अट्रैक्शन। एग्जैक्टली एट बी क्या बोलेंगे, इक्वल होगा। तो लिख लीजिए इस पहला बात तो जाएंगे ही नहीं, बी से सी तक जाने का मतलब हुआ कि हम लोग फ्यूजन के प्रोसेस में जा रहे हैं। किस प्रोसेस में जा रहे हैं, एकदम न्यूक्लियस टच करेगा और मर्ज कर जाएगा, तो पहला बात जाएंगे, इसलिए मैंने बोला हाइपोथेटिकली, राइट। वहाँ पे जाने के लिए टेम्परेचर, अगर फ्यूजन के प्रोसेस में दो एटम को, दो न्यूक्लियस को सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हो, 2 न्यूक्लियस बिकम्स सिंगल न्यूक्लियस, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बिकम्स हीलियम, उसके लिए जनरली ये प्रोसेस अर्थ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अगर होता भी है तो बहुत रेयर केस है। फ्यूजन का प्रोसेस होता है तभी तो इतना सारा एटम बम का कॉन्सेप्ट है, राइट। बट फ्यूजन का प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का ऑर्डर 10⁵ या 6 का ऑर्डर जाता है, और ये मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना के प्रूफ कर दूंगा केटीजे में। तो 10⁶ का ऑर्डर का मतलब लाख 10 लाख डिग्री, ये तो भाई स्टार में ही हो सकता है इतना टेम्परेचर, जिससे ओनली वजह के सन में होते रहता है, ठीक है। और वहाँ भी एक टाइम पे
सन का एनर्जी का सोर्स क्या है? ये थोड़े कि वहाँ कुछ जल रहा है, ऐसा थोड़ा कंबसन हो रहा है क्या? वहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? तो वहाँ पे हो रहा है फ्यूजन का प्रोसेस, फ्यूजन का। और वहाँ पे ईंधन का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म सन का, उस दिन सन का लाइफ खत्म। तो सन का भी एक पार्टिकुलर लाइफ रहा होगा, रहेगा। अब डरना नहीं है कि सर पता नहीं सन खत्म हो जाएगा, उसके लिए अरबों साल लगेगा। और उसके रेस्पेक्ट हम लोग का लाइफ ऑर्डर बहुत छोटा है, राइट। कुछ बच्चे डरने लगते हैं, सन खत्म हो जाएगा क्या होगा। हम लोग का आइडियल एज कितना है? 70, 75, 80। चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है, कुछ कुछ बात ध्यान से सुनो भाई, क्या प्रॉब्लम है। बी से सी तक के लिए लिखिए, कुछ बात बताते रहते हैं, अच्छा बात, तो उस पर आप गॉसिप करना स्टार्ट करते हैं। बी से सी के बीच में लिखिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट है? तो मुझे लगता है कि एक ग्राफ एनर्जी का आप लोग को समझ में आ गया है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर रिपल्सन ज़्यादा तभी हो रहा है ना स्टूडेंट, रिपल्सन ज़्यादा होने का मतलब है कि हम लोग डिस्टेंस वाइज आर कम हो रहा है और बॉन्ड लेंथ से भी कम हो रहा है। ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है और बॉन्ड बनने के लिए जितना दोनों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए उससे भी पास आ रहा है। तो पास आने का मतलब क्या है? एक टाइम पे अगर आर 0 हो जाए तो दो एटम के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 0, मतलब दोनों का न्यूक्लियस मर्ज कर गया, दोनों का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? तो उसी को फ्यूजन बोल रहे हैं। उसी को क्या बोल रहे हैं? फ्यूजन बोल रहे हैं। अरे होता है, ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है, होता है। और मैं पढ़ाऊंगा भी, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल, राइट, फ्यूजन में। बट उतना हम मुझे नहीं जाना है, मेरा काम एनर्जी कॉन्सेप्ट में केमिकल में बस इतना से काम चल जाएगा। आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा जो बॉन्ड फॉर्मेशन का था, कौन सा बॉन्ड डिसोसिएशन का, राइट। तो मेरा इंटरेस्ट का पॉइंट कहाँ से कहाँ तक था? ए से बी, बी से सी। बट मार्क्स लाने के लिए अगर ग्राफ, एक केमिकल बॉन्डिंग में और गैसेस सिस्टम दोनों जगह एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, तो दोबारा आ सकता है। और इस जोन से क्वेश्चन आया हुआ है कि इस जोन में ऑल ऑफ सडन, ये ऐसे स्मूथली नहीं, ऑल ऑफ सडन ग्राफ स्वीप करता है। इसका मतलब एक लिमिट के बाद, बॉन्ड लेंथ के बाद अगर पास आ रहे हैं तो रिपल्सन बहुत, एक रिपल्सन का फोर्स ऑल ऑफ सडन ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ने लगता है। तो रिपल्सन अगर ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ना स्टार्ट होगा तो एनर्जी भी उसी तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए जोन क्या रहेगा? रिपल्सन का, रिपल्सन डोमिनेट ओवर अट्रैक्शन। ए जोन कौन सा रहेगा? अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर। तो जहाँ पे अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन, तो ए से बी तक आने का प्रोसेस को बॉन्ड फॉर्मेशन, और बी से ए तक जाने का प्रोसेस को, और बॉन्ड डिसोसिएशन में एटम खुद से दूर नहीं जाएगा। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन। ए से बी तक आएंगे तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड। तो ए था स्टूडेंट पहला रीजन। इसका मतलब है कि बॉन्ड, मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाई बॉन्ड एटम्स कंबाइन टुगेदर और हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर, तो उसको मैंने एनर्जी कॉन्सेप्ट बाई सिखाया। तो एनर्जी कॉन्सेप्ट बाई, अगर आपको 2-3 लाइन इस पर शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो क्या बोलिएगा कि कोई भी दो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है अपना एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, और एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए और स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज। तो 2 पॉइंट लिखिए मेरी तरफ से। हाँ, दो तीन पॉइंट लिखे तो स्टूडेंट। according to energy concept, according to energy concept, in according to energy concept, during bond formation energy of system decreases, energy of system decreases
energy of system decreases and stability increases. बाकी ग्राफ इट सेल्फ सारा पॉइंट वहाँ पे बता दिया हूँ। इसमें 5-6 ऑब्जेक्टिव आ सकता है स्टूडेंट। पहला ऑब्जेक्टिव था कि किस जोन में अट्रैक्शन और रिपल्सन में अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। फिर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाता है। फिर पूछा जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, राइट। तो वहाँ बॉन्ड एनर्जी का साइन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ का डिफिनेशन पूछा जाएगा। तो कहाँ पे बॉन्ड लेंथ, कब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिकम्स बॉन्ड लेंथ, द पॉइंट वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीटेड। तो उस टाइम पे जो दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज द स्पेशल केस ऑफ व्हाट, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बस इस ग्राफ में इतना ही सीखना था। अब लिखिए सेकंड कॉन्सेप्ट। यहां देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। अब बताइए लुईस कॉन्सेप्ट में मेनली इनका थ्योरी किस थ्योरी पे बेस्ड है। इनका थ्योरी का मेन रेफरेंस है इनर्ट गैस। मेन रेफरेंस क्या है, तो हीलियम को छोड़कर बाकी जितना भी इनर्ट गैस है लाइक नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, उन सब का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को हम लोग लुईस रूल को लुईस रूल को भी, लुईस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, राइट। आज के डेट में उसमें भी एक्सेप्शन आ चुका है जिसको हम बोलेंगे लिमिटेशन या फेल्योर ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। बट जनरली उस टाइम के लिए जब ये थ्योरी स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ पे जनरली इनर्ट गैस किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ से एक थ्योरी एडॉप्ट किया, एक थ्योरी लिया कि कोई भी एटम, इसका मतलब है कि अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब स्टेबल है। तो कोई 2 एटम आपस में कंबाइन हो रहा है उसका मतलब उन्होंने इसका माना कि शायद वो अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनर्ट गैस का 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो अगर आप 2 एटम अगर आपस में कंबाइन होकर अपने ऑक्टेट को फुलफिल करता है, अपने वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था सेकंड कॉज बॉन्ड फॉर्मेशन का। बाद में बहुत आगे चलकर बहुत जगह पे फेल कर गया। सबसे बड़ा फेलवर तो जेनन था। जेनन इनर्ट गैस है बट आज के बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म करता है। बट ये नहीं बोलेंगे कंप्लीट फेलवर हुआ। आज के डेट में भी हम लोग ऑक्टेट रूल का बहुत जगह अप्लाई करते हैं बट बहुत सर्टेन जगह पे इसका फेलर हो चुका है, करेक्ट है। तो लिखिए पहला पॉइंट, लुईस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ, लुईस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड, लुईस पिक्चर द एटम्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड charged what is the meaning of kernel, कर्नल का मतलब क्या होता है, सेल टाइप, काइंड ऑफ सेल, राइट। ओके, जैसे प्याज में ऊपर वाला हम लोग हटा दिए तो नीचे का, समथिंग लाइक दैट। लुक Lewis pictured the atom in terms of positively charged kernel and outermost cell that would accommodate and outermost cell that would accommodation से accommodate that would accommodate a maximum of 8 electron, मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने ये नहीं बोला कि ऑलवेज 8 ही रहेगा, ये उनका थॉट मैं बता रहा हूँ। लुईस का थॉट क्या था कि उन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज कर्नल एटम को एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कर्नल जो न्यूक्लियस था
और उसके बाहर जितना भी सेल था उसमें सबसे लास्ट सेल में उन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, कॉमा लुईस फाउंड दैट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट a stable electronic arrangement, a stable electronic arrangement, पहले लिख लीजिए मैं समझा दूंगा। a stable electronic arrangement, full stop, to achieve octet of electron, to achieve octet of electron, atoms can combine, to achieve octet of electron, atoms can combine either by transfer of electron, either by transfer of electron, transfer of valence electron लिख दीजिएगा स्टूडेंट, either by transfer of valence electron, from one atom to other atom, from one atom to other atom, or by sharing of electron, or by sharing, share से sharing, either by transfer of electron from one atom to other atom, or by sharing of electron, ठीक है। This is also known as octet rule, this is also known as octet rule। ओके तो ये हो गया, यहाँ ध्यान सुनो भाई, तो ये हो गया लुईस कॉन्सेप्ट। तो दो चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं, पहले एनर्जी कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस बाद लुईस का कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने क्या सपोज किया, उन्होंने इनर्ट गैस को देखकर एक थ्योरी बनाया कि उन्होंने एटम में पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में रखा जिसको न्यूक्लियस, और उसके बाहर बहुत सारा सेल है, बट आउटर मोस्ट सेल जिसको वैलेंस सेल कर रहे हैं उसमें उन्होंने देखा कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इनर्ट गैस का तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो किसी से कंबाइन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक थॉट डेवलप किया कि शायद 2 एटम कंबाइन होता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कितना इलेक्ट्रॉन के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अरे 90% सिचुएशन में फिट भी बैठता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्टेट में रहेगा तो उसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, ऑक्टेट रूल। इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्टेट रूल, या ऑक्टेट रूल किसका है, तो क्या बोलना है, लुईस का कॉन्सेप्ट है, राइट। इसका मतलब 2 एटम का कंबाइन होने का वन ऑफ द रीजन ये भी है, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, फुलफिल ऑफ। अब आज के डेट में ये इसमें ड्रॉबैक या लिमिटेशन आ चुका है, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, अब बहुत सारा ऐसा कंपाउंड जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया है, जिसको हाइपर वैलेंट बोलेंगे और हाइपोवैलेंट बोलेंगे, हाइपर वैलेंट एंड हाइपोवैलेंट, वो आगे देखेंगे, करेक्ट है। ये आपके एग्जाम में आएगा स्टूडेंट, मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। बोलो भाई, सबसे पहले एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉट स्ट्रक्चर? एक मिनट, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डॉट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट का मतलब डॉट नहीं है, यहाँ पे जो डॉट है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। फॉर इसका मतलब आज के बाद किसी एटम पे, यहां देखना है लिथियम पे अगर 1 डॉट दिखा रहे हैं, इसका मतलब लिथियम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है। तो डॉट ही रिप्रेजेंट व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखिए डॉट रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, इसी में देखिए दो थोड़ा देर एक आध क्लास के बाद कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आने लगेगा। यहाँ देखिए
अरे पढ़ाया भी क्या होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो पढ़ाना चाहिए था। ऐसे तो आपको आएगा एग्जाम में, राइट। तो एक क्या किए हैं आप, लुईस का कॉन्सेप्ट ही फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अचानक से थोड़े बोलूँगा कि ये देखो भाई ऐसे हो गया, स्पिन अपोजिट हो गया, स्पिन अपोजिट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट में हैं, लुईस का कॉन्सेप्ट में है, राइट। या आपको फॉर्मल चार्ज पूछा जाएगा, इसी का 4 मार्क्स आएगा। और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएगा आप लोग को, तो उसमें फॉर्मल चार्ज पक्का पढ़ाएगा होगा। हाउ कैन वी फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज। एनीवे, ऑक्सीजन पे कितना डॉट दें, और डॉट रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। क्लोरीन पे कितना डॉट दें, एग्री। मैग्नीशियम पे कितना डॉट दें, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा एटम पे उतना ही डॉट दिखाएंगे। डॉट रिप्रेजेंट व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। देखिए, जब तक लुईस का कॉन्सेप्ट चल रहा था तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे थे। क्या मान रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे जो ऑर्बिटल बनाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तब तक क्लाउड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तब तक इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिर्फ क्या मान रहे थे, पार्टिकल। तो यहाँ पे जो डॉट दिखा रहे हैं वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। अब लिखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी का नाम क्या है स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड। बोले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या रहेगा, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड by complete transfer of electron, electrovalent bond formed by complete transfer of electron from one valence cell to other valence cell, from ऐसे लिखेगा from one atom to other atom, from one atom to other atom। और एक मिनट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मेरा मेन पर्पस क्या रहेगा, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, करेक्ट है। ध्यान से सुनो भाई, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1, करेक्ट है। इसके लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें 8 करना है तो 7 लाना पड़ेगा। तो 7 लाना इजी है या 1 देना इजी है, दैट्स वाई पोटेशियम के बगल में कौन है, आर्गन। तो पोटेशियम आर्गन के जैसा बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या लॉस करना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा। क्लोरीन का क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे मत करो भाई। क्लोरीन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है। आप ही को तो क्लास ले रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए। अब बोलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2, 8, 7। तो ये अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए यहाँ देखना है स्टूडेंट, 7 लॉस करना चाहेगा या 1 गेन करना चाहेगा। आधा अधूरा मन से मत सीखिए, मतलब मन से सीखिए, मार्क्स आएगा, ठीक है। हाँ मतलब बच्चे मतलब बहुत जल्दी थक जाता है, मतलब इनको लग रहा है ना कि कितना पढ़ लिए हैं। 11th क्लास के बच्चों को भी अब लगना स्टार्ट हो गया है, इतना पढ़ लिए। अभी तो पहला स्टेप है भाई, 2 साल तक अपने आप को यहाँ से समझा लीजिए, पढ़ना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाएं तो कितना बड़ा डॉक्टर बनेंगे। पता चला कि कोई पूछा है डीएनए में कौन सा बॉन्ड होगा, कोई बॉन्ड ये पता ही नहीं है,
कि डीएनए में एच बॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाऊंगा तब तो वहाँ समझ में आएगा कि एच बॉन्डिंग होता है। पता है ना डीएनए में कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, राइट। तो यहाँ सीखेंगे तब तो वहाँ पे अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। तो उसका बेस हम लोग ही तैयार करेंगे, और खासकर केमिस्ट्री का टीचर। 80% मेडिसिन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो राकेश सर से ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं सीखिएगा तो कैसे? कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले आएंगे, देखिए सर इसमें एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, और ऑर्गेनिक पे आप 0% सन्नाटा हो, सर OH ग्रुप ज़्यादा लगा हुआ है, एक फंक्शन करेगा, कहानी खत्म। आप यही बोलते ना, रख दो भाई, समझ में आ गया। और अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, वहाँ पढ़ाया जाएगा, मेडिसिन तो पढ़ाया जाएगा ना भाई, तो पढ़ाया जाएगा तो वहाँ तो वही रहेगा, तो उसका नींव कहाँ से तैयार होगा है। इसलिए आप ये मत सोचो कि आप जो यहाँ पे बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ आपको एक ही टारगेट चल रहा होगा, और चलना भी चाहिए कि नीट क्रैक हो जाए। बट जब पहला सेमेस्टर में पढ़ाएंगे जाके GMC में आपको डॉक्टर बायोलॉजी, तो क्या डायरेक्टली वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या जहाँ से आप पढ़ के गए वहाँ उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे वहाँ से? तो तभी समझ में आएगा। एक इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, और हम लोग को डायरेक्ट इतना इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। अब पहला ही इंटीग्रेशन का नहीं पता है तो कहाँ से होगा? सेमेस्टर का सेमेस्टर फेल करते चले जाते। पता चला कि ऐसा इंटीग्रेशन आ गया, fx, fy, fz, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना था, तो नहीं सीख के जाओगे तो फ्लैट ही कर जाओगे भाई। मतलब कभी कभी आप लोग को जगाते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो मन से पढ़िए। चलिए यहाँ देखिएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जनरली जितना भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मोस्टली देखिएगा कि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आता है, और दूसरे पार्टनर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 रहता है, राइट। और 99% केस में आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल और वजह, मैंने ये नहीं बोला कि, इसका मतलब मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड ही सिर्फ बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, लाइक MnO4 माइनस, मैग्नीज पर मैग्नेट, MnO4 माइनस, वहाँ पे मैग्नीज मेटल है और ऑक्सीजन, वहाँ उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। बट इन 99% केस में आयनिक बॉन्ड के लिए वन ऑफ द पार्टनर का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का रहेगा, और दूसरे पार्टनर का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि एक का इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी रहेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने का। एक कैरेक्टर किसका रहता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी मेटल का होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी नॉन मेटल का रहता है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, तो कंप्लीट ट्रांसफर करने से इसका एक चला गया। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नजर आएगा। ये तो खाली हो गया ना भाई, तो इसका ऑक्टेट इसका अचीव हो गया, ये आर्गन के जैसा बन गया। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? क्लोरीन गेन करेगा, तो क्लोरीन गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कहाँ जाएगा? और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ध्यान से देखो भाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इसका कॉन्फिगरेशन आपको पता है, 3s2 3p5, 3s2। इसमें कौन सा, हालांकि ये तो मॉडर्न थ्योरी हो गया स्टूडेंट, बट फिर भी यहाँ तो समझ सकते हैं ना। अगर जाना भी रहेगा तो इसका कौन सा बॉक्स में जाएगा? इसी में खाली था, तो ए इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, करेक्ट है। और कैसा नजर आएगा? K+। अब यहाँ पे जो इसका डॉट था, लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन में, ये अगर चला गया, इस पर कितना डॉट था, तो अब इस लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर में KCl का प्रेजेंटेशन में अब इसका 8 नहीं दिखाना है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो गया, राइट। तो सिर्फ प्लस, और यहाँ पे क्या दिखाना है? एक यहाँ आ गया ना, माइनस। तो एक किसका प्रेजेंटेशन हुआ स्टूडेंट? दिस इज द लुईस डॉट प्रेजेंटेशन ऑफ KCl, दिस इज द लुईस डॉट प्रेजेंटेशन ऑफ KCl, ठीक है। ये हो गया, इसको हटाएं। इसको हटा रहा हूं स्टूडेंट। यहां देखिए,
करेक्ट है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस सबको पता होगा, क्या है स्टूडेंट? मैग्नीशियम का है 282 ये 2 अगर चला जाए तो इसका कितना होगा? ऑक्टेट अचीव कर लेगा जस्ट लाइक नियॉन। और यहाँ पे तो अब यहाँ इसके पास 2 है, और अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करना है तो क्या करेंगे? इसका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। क्या एक ही क्लोरीन को देंगे या 2 क्लोरीन को देंगे? राइट। प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? शेयरिंग कर रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हैं? कंप्लीट ट्रांसफर लिखो स्टूडेंट। एग्री? ऐसे प्रेजेंट करें या ऐसे प्रेजेंट करें? कैसे प्रेजेंट करें? ए प्रेजेंटेशन सही है या ए प्रेजेंटेशन सही है? मतलब ऐसे मेरे दिमाग में आ गया। ओके नहीं, अभी तो 10 से आगे आ गए ना, 11th क्लास में आ गए। मतलब कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर तक ज्योमेट्री आया ही नहीं था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तक ज्योमेट्री डेवलप नहीं हुआ था। तो जितना करेक्ट ए है उतना ही करेक्ट ए है। और जहां जब किसी 2 एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, यहां देखिएगा, ध्यान से सुनो भाई, NaCl एक दूसरे से बंधा हुआ है। कौन सा बॉन्ड से? बट उस आयनिक बॉन्ड के बीच का, आयनिक बॉन्ड के पीछे कौन सा फोर्स है? बोले चार्ज चार्ज अट्रैक्शन। चार्ज और चार्ज अट्रैक्शन। यहां देखो भाई, ये है, यहां देखिएगा फर्स्ट बेंच, Na+, ये क्या है? और ये है Cl-। मुझे तो बस इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चार्ज का अट्रैक्शन का फोर्स दिखाना है। अगर कोई पूछेगा आयनिक बॉन्ड में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या बोलना है? चार्ज चार्ज अट्रैक्शन है। इसके बीच का डिस्टेंस बोलिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको आयनिक बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, आयनिक रेडियस बोलेंगे। राइट। चलिए यहां पे मान लेते हैं R0 है। क्या है? अब 1 मिनट, Na+ और Cl- को ऐसे रखें या ऐसे रखें, अलग बात या सेम बात? एक ही बात तो है। इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बस सजा दीजिए, दाएं रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, बाएं रखो, से कोई फर्क, तो दोनों इक्वली करेक्ट था। करेक्ट है ना? ऐसे रखें या ऐसे रखें, अलग बात रहेगा या सेम बात रहेगा? सेम बात रहेगा। करेक्ट है। एक पॉइंट लिखिए, आयनिक बॉन्ड के पीछे 2 एटम आपस में बॉन्डेड रहता है बाय विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्या बोलना है? बाय कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पॉइंट बनाइएगा स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन, आयनिक बॉन्ड is always formed between electropositive and electronegative element. Electropositive and electronegative element. And cation and anion, and cation and anion are hold together
बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर होल्ड HOLD टुगेदर, मतलब एक साथ बंधा हुआ रहता है, बाई विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मिनट यहां देखना है स्टूडेंट, ए है कटायन, ए है अनायन, ए है कटायन, ए है अनायन, ए है कटायन, ए है अनायन, सेम कटायन सेम अनायन, सेम कटायन और सेम अनायन। बस यहाँ पे मैं इन दोनों का जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ पे है, वही डिस्टेंस यहाँ पे है, वही डिस्टेंस यहाँ पे है, तो कहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा? सब में इक्वल रहेगा, सब में। तो आपको नहीं लगता है कि दो स्फीयर को बस टच करा के रखना है, दो स्फीयर को बस आपको टारगेट दे दिया गया कि दो स्फीयर को बस टच में रखना है, तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा या किसी भी तरीके से डायरेक्शन में मेंटेन कर सकते हैं? ए और ए। तो यहाँ से क्या समझे? दूसरा ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, आयनिक बॉन्ड आर डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड क्या रहेगा? लिखिए एक लाइन, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। लिखो स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। बोलिए व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी? यहां देखिए कि कोई भी एटम कोवैलेंट बॉन्ड अगर बना रहा है तो उस टाइम पे जो वैलेंसी शो करेगा उसको बोलेंगे कोवैलेंसी। और कोई भी एटम जब आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन या लॉस करेगा, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया आयनिक बॉन्ड में तो उसका वैलेंसी क्या रहेगा? 2। उसको लेकिन क्या कौन सा वैलेंसी बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे यहाँ पे NaCl में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है? क्लोरीन ने 1 एटम गेन किया फॉर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना रहेगा? 1। करेक्ट है, लिखिए द कैपेसिटी ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पॉइंट बनाते रहिएगा स्टूडेंट, द कैपेसिटी ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। द कैपेसिटी ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए अभी हम लोग सिर्फ लुईस का कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? अब लिखिए कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो भाई, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर से या शेयरिंग से? अब मेन पर्पस क्या है? फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। लुईस का मेन थीम क्या है? फुलफिल ऑफ। एक लाइन लिखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड formed by mutual sharing of, covalent bond formed by mutual sharing of one or more than one electron, one or more than one electron between two atoms to achieve nearest noble gas configuration, to achieve nearest noble gas configuration. To achieve nearest noble gas, इनर्ट गैस को नोबल गैस बोलते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहां देखो भाई, फ्लोरीन पे कितना डॉट दें? फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट?
7। तो किसी एटम पे कितना डॉट देंगे? डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का जस्ट बगल वाला नोबेल गैस कौन है? नियॉन। तो फ्लोरीन किसके जैसा बनना चाहेगा? नियॉन को जैसा बनना चाहेगा। इतना बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनना भाई। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका भी कितना है? 7 है। क्या करें कि 8 हो जाए, सॉरी 8 हो जाए? एक इसको मिल जाए। अब फ्लोरीन के हम लोग F2 का सिचुएशन सोच रहे हैं। अब बताइए, इसमें कोई भी लॉस नहीं करना चाहेगा, गेन दोनों करना चाहेगा, लॉस नहीं, कोई नहीं करना चाहेगा। करेक्ट है। और कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली देखते होंगे नॉन मेटल के बीच में बनता है। मैंने ये नहीं बोला कि मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। बट जनरली कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि भाई दोनों इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे, अब बाद में दोनों अपना अपना काम चलाएंगे। राइट, इसी को क्या बोलेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल। तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में लगाया, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। बट इस पे सिर्फ राइट इसका रहेगा या इसका भी रहेगा? करेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? और एक किसका प्रेजेंटेशन हो गया? इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ F2। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ F2। करेक्ट है। यहां देखो भाई, यहां देखना है, दो एटम के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक ए दिया एक ए दिया, तो वहां से कितना लाइन दिखाएंगे? सिंगल बॉन्ड। कितना? समझ में आ गया? दो एटम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया, तो वन कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? नेचुरली ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, बट वह स्पेशल टाइप का बॉन्ड रहेगा। इन जनरल नेचुरली 2 इलेक्ट्रॉन से 1 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। राइट। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4। तो कितना लाइन रहेगा स्टूडेंट? 2 लाइन दिखाएंगे। करेक्ट है ना? एग्री? अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, कितने का? इसने 3 दिया, इसने 3 दिया, तब तो यहाँ देखना है कितना लाइन खींचे? 3 लाइन खींचेंगे। करेक्ट है। एक लाइन में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होगा? 2। लाइन का मतलब बॉन्ड, लाइन का मतलब बॉन्ड। दिखा दीजिए। ठीक है। आयनिक बॉन्ड तो भी आए। आयनिक बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी जस्ट लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और भी शेयरिंग ही होता है। आयनिक बॉन्ड में तो एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया था, उस पर आपका राइट नहीं है। एक बार उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो क्या अब इस इलेक्ट्रॉन पे पोटेशियम का राइट है? क्या पोटेशियम का राइट? कंप्लीट राइट चला गया। उसने शेयरिंग किया या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जिसका आप बात कर रहे हैं उसमें प्लस माइनस का साइन लूंगा, क्योंकि रेडॉक्स में थोड़ा बताया था। बट वहां पे भी शेयरिंग ही होता है। वहां भी क्या होता है? शेयरिंग। बट आयनिक बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे। ठीक है। इतना समझ में आ गया कि 2 एटम में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाता है तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितना लाइन खींचना है? 1 लाइन। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितना लाइन?
दो लाइन में से कितना सिग्मा कितना पाई? इस थ्योरी तक सिग्मा पाई आया था क्या? इस थ्योरी तक सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सिग्मा पाई क्या है? बट हम लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं ना भाई, अल्प ज्ञान तो है ही, इसे जानते हैं तो बोल सकते हैं कि दो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है। बट अगर पूछेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर तक, लुईस के कॉन्सेप्ट तक सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट था, बस 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था, उसको डबल बॉन्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? डबल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। बट ऐसे कितना सिग्मा कितना पाई? कौन सा सिग्मा कौन सा पाई? ऐसा तो नहीं कि बीच वाला सिग्मा, तो यहाँ तक में नहीं पता चलता है कौन सा सिग्मा, इसलिए आपको फ्रीडम है कि एनी वन सिग्मा अदर टू आर पाई। बट लुईस के कॉन्सेप्ट तक बोलना भी नहीं है, लुईस के कॉन्सेप्ट तक इसका कोई मतलब नहीं था। करेक्ट है? चलिए ये हो गया। यहाँ बोलो भाई, आसान से यही आएगा एग्जाम में स्टूडेंट। आप लोग 1.5 आवर क्लास करते करते थक जाते हैं। आधा बच्चा सोच रहता है, घड़ी देखते रहता है, एंगुलर स्पीड। अच्छा, सेकेंड वाला सुई का एंगुलर स्पीड कितना होगा, आवर वाला का एकदम 6 क्यों नहीं बज रहा है? राइट? बच्चा बेचारा बेचैन हो जाता है, सुबह से क्लास सर इतना कर रहे हैं। नहीं, एब्रेसिव मटेरियल बन जाइए भाई, यहाँ से करना है। आप रेस में निकल गए हो, युद्ध के मैदान में तैयारी करने के लिए चल दिए हैं, अब उपाय नहीं है स्टूडेंट। नहीं तो पहले ही 10th करते ही अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, भाई मुझसे नहीं होगा, गाना वाना सीखूंगा अब। राइट? आपने ऐसा तो नहीं था कि एक बहुत सोशल प्रेशर भी रहता है। देखते हैं 10th का बोर्ड होता है, 10th का बोर्ड का एग्जाम हो जाए, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कंसर्न आपके नेबर और रिलेटिव रखते हैं। बार बार कॉल करेंगे, कैसा गया रिजल्ट? और मैं इसी से बचता हूं। आप कोई भी जो यहां से कैटली से सक्सेसफुल होकर गए हैं, आप यकीन कीजिएगा एग्जाम से 10 दिन पहले मैं उनको कांटेक्ट करना छोड़ता हूं। वजह कि बेचारा खुद इतना मेंटल प्रेशर में है, और एग्जाम होने के 2-3 दिन के बाद वो जब तक खुद से इन्फॉर्म नहीं करे, मैं कॉल भी नहीं करता हूं। हालांकि उसमें से किसी बच्चे को लगता भी है कि सर केयर नहीं कर रहे हैं, कंसर्न नहीं दिखाए। भाई खुद एग्जाम देके जस्ट निकला है, एग्जाम देके खुद ही इतना मेंटल प्रेशर में है, और एग्जाम देके निकला, शाम में कॉल लगा दिए, कैसा है एग्जाम कैसा गया? राइट? पहला बात कि अगर एग्जाम अगर अच्छा भी गया होगा तो भाई क्वेश्चन पेपर मिलाएगा। इतना ट्रॉमा से तो अभी जस्ट निकला है, एग्जाम देकर समझते हैं कितना प्रेशर बेचारा टॉलरेट किया है। 1000 ATM का प्रेशर में था, उसके ये सब करना ही नहीं चाहिए। एग्जाम से हम लोग के टीचर भी मुझे कंसर्न नहीं, बहुत छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब हम लोग का टीचर बिल्कुल फ्रीडम दे दिए, कोई कंसर्न नहीं, भाई पढ़ा दिया अब तुम देखो, वो करना चाहिए। अब कुछ पेरेंट्स बिल्कुल एग्जाम हॉल से बेचारा निकल, नहीं बोलो कैसा गया, अरे पहले पानी नहीं पिलाइए बेचारा बच्चा एग्जाम दे के निकला है, बाद में पूछ लेंगे। नहीं ऐसा होता है, इसलिए इन सब से बिल्कुल कट। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को जो तैयारी करने के टाइम पे बिल्कुल सोशल एक्टिविटी से दूर हो जाओ भाई। शादी ब्याह बर्थडे इन सब में से एकदम अलग ही रहो। एक्चुअली आप अपने दिल पे मत लीजिएगा बातों को, बट एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ। इसलिए भी बोलते हैं कि बार बार वो इतना ना बात पूछेंगे ना, टॉर्चर करेंगे, और उसमें कोई एक निगेटिव बात बोल दिए, और ऐसे निगेटिव बहुत प्यार से बोलते हैं ना, मेरे जान पहचान वाले भी नीट का तैयारी कर थी, इस बार नहीं हुआ, अब ये बोल दिया, अब आपके दिमाग में बैठ गया नहीं होता है भाई नीट। मैं बहुत फेस किया हूँ भाई, गांव वाले भी खतरनाक क्रिटिसिज्म करते हैं। मुझे तो ऐसे बोलते थे कि देखो भाई इस तुम्हारे जो गांव है, इस गांव में मेरे जो विलेज का है, तो मेरे गांव से 4-5 गांव सटे हुए बोलते थे, इतना दूर में तो किसी का आज तक IIT हुआ नहीं, तुम भी IIT की तैयारी कर रहे हो, देख लेना। अब मैं बोला कि भाई नहीं हुआ है तो कहाँ लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी का लकीर लिखा हुआ है कि किसी का नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल बोलता था कि हाँ वही देखने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होता है या नहीं होता है। बहुत प्यार से मैं भी बोलता था कि हाँ देखते हैं, बाद में नहीं होगा तो मैं तो बोलता था नहीं होगा तो देखिए एक चारियाली है, 4-5 पान का दुकान है, एक बगल में मेरा भी रहेगा, आराम से पान लगाएंगे और भोजपुरी गाना सुनेंगे और आपको खिलाएंगे। हाँ वहाँ तो वही चलेगा ना, मस्त वाला पान लगाते रहेंगे, मीठा पान जर्दा पान जो भी रहेगा। तो वो भी हंसते थे, खुश हो जाते थे, अच्छा हाँ इसका दिमाग में चल रहा है पान का दुकान खोलेगा।
वही नहीं सोचता कि इसका दिमाग में चल रहा तूफान कि IIT कर जाएगा। तो ऐसे करके ना अपने ऊपर ही मजाक बना लेता था मैं कि आप खुश रहो भाई अभी, और जो ज़्यादा टॉर्चर किया उनको ज़्यादा मिठाई खिलाया था IIT करने के बाद। आइए अब मिठाई खाइए। पान का दुकान तो नहीं खोल पाया, IIT जरूर कर लिया, इसलिए हाँ चलता है, लेकिन क्रेज तो है ही। लेकिन ऐसे में जो के पार्ट मजाक अलग बात है स्टूडेंट, ठीक है रील बनाकर भी लोग करोड़पति बन रहा है, बट सब लोग सिर्फ रील ही बनाते रहेगा तो जिससे रील बनता है वो कौन बनाएगा? मोबाइल किसने बनाया होगा भाई, राइट? इसलिए सब लोग वही काम सोचेगा। जैसे आप इतना सोच रहे हो, आप 1 मिनट के लिए ये सोचो कि जैसे जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा हो कि आप आज का क्लास इतना ही, आप तो आज बहुत पढ़ लिए बट इतना सोचिए कि अभी जो लोग डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, एक दिमाग में ये चल रहा होगा कि BMW से घूमेंगे पैसा कमा कर, बट इनडायरेक्टली आप सोसाइटी का सोशल के लिए कितना हेल्प करोगे। एज ए डॉक्टर तो आप गॉड ही हो ना भाई। आज मेरे बच्चे को 2 रात में अगर कुछ होता है तो कहाँ दौड़ के भागते हैं? तो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि मेहनत किए हो, बट आप सोसाइटी को कितना हेल्प करने वाले हैं आगे चलकर। इसलिए सब लोग यही सोचे कि डॉक्टर नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा, बैलेंस रहेगा, चीज़ें नहीं रहेगा। अब सब लोग इंजीनियर बनकर स्टैंड अप कॉमेडियन ही बन जाएगा तो काम चलेगा? इतना जो इनोवेटिव आइडिया है, इसलिए आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए हैं। इसी को संडे को कंटिन्यू करूंगा और मैं मैसेज देते रहूंगा। अभी संडे को एक क्लास केमिकल बॉन्डिंग का होगा और एक क्लास रेडॉक्स का रहेगा, और जब रेडॉक्स खत्म हो जाएगा तो इक्वल डिवाइड कर दूंगा, 2 क्लास केमिकल बॉन्डिंग का और 2 क्लास गैसियस स्टेट का। आज के लिए इतना है।